चलिए आज शुरू करते हैं कार्यपालिका। इसके पहले हम लोग 2 वीडियोज़ इसके ऊपर बना चुके हैं। पहला था सरकार के अंग और दूसरा था विधानपालिका। उसी सीरीज में आज ये तीसरा वीडियो है कार्यपालिका। तो सरकार के अंग में 3 अंग होते हैं, हम लोग जानते हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधानपालिका के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब कार्यपालिका के बारे में आज हम थ्योरेटिकली, नॉट प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे कि कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका का क्या अर्थ होता है, कार्यपालिका के कितने भाग होते हैं, कार्यपालिका के कितने प्रकार होते हैं और कार्यपालिका कौन कौन से कार्य करती है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य, इस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले कार्यपालिका क्या है, इसके बारे में तो पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी एक बार। कार्यपालिका उस अंग को कहते हैं, सरकार का वो हिस्सा विधानपालिका के द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर शासन करती है या उन कानूनों को लागू करती है, उस अंग को कहते हैं कार्यपालिका। ठीक है। अब कार्यपालिका को और भी अच्छी तरीके से अगर आपको समझना है तो आप थोड़ा सा हमारे देश के अर्थात भारतवर्ष के शासन व्यवस्था के बारे में समझेंगे तो कार्यपालिका आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी कि भारत में जैसे कार्यपालिका कौन सी है, कार्यपालिका में कौन कौन से आते हैं। तो हम लोग पिछले विधानमंडल में पढ़े थे कि भारत में जो संसद भवन है या पार्लियामेंट, संसद भवन में आपके 2 हाउस थे, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। तो लोकसभा में हमने पढ़ा था कि लोकसभा में भारत की जनता प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है और इसी लोकसभा में से, मतलब ये जो लोकसभा है, लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है, जिस पार्टी को लोकसभा में बहुमत मिलती है, उसी पार्टी में से भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। और प्रधानमंत्री अपने ही दल के, दूसरे दल का भी ले सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन साधारणतः अपने ही दल के बाकी जो सदस्य हैं लोकसभा के, उनको लेकर अपने मंत्रिमंडल का गठन करता है। तो लोकसभा से ही भारत का प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, ये दोनों तैयार होते हैं लोकसभा से ही। अब इनके ऊपर भारत के संविधान के अनुसार इनके ऊपर होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का भी चुनाव जो होता है वो लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों हाउस के सदस्य लोग करते हैं। इसके साथ साथ राज्यों में जो विधानमंडल है, विधानमंडल के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, ये तीनों मिलाकर, इसके साथ और एक जोड़ लीजिए आप राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति। हालांकि उपराष्ट्रपति का कार्य विशेष नहीं है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य कर सकता है। और वैसे उपराष्ट्रपति जो होता है उसका प्रमुख कार्य होता है कि जो राज्यसभा सदन है संसद का, उसमें वो चेयरमैन का काम करता है, मतलब वो उसका चेयरमैन होता है। ये विशेष कार्य है उपराष्ट्रपति का। तो उपराष्ट्रपति को भी हटाकर हम देखते हैं तो भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, ये तीनों मिलकर विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर देश का शासन करते हैं या विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करते हैं। तो भारत की कार्यपालिका अगर देखी जाए तो किसको लेकर कार्यपालिका, मतलब पहले ही बता चुका हूं। अब कार्यपालिका अगर भारत के हिसाब से देखी जाए तो भारत में कार्यपालिका में कौन कौन आ गया? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ कार्यपालिका में के 2 भाग होते हैं, ये भी जान के रखना होगा हम लोगों को कि हमारे देश में कार्यपालिका के 2 भाग हैं। एक होता है एग्जीक्यूटिव, इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका। इसके 2 भाग होते हैं। एक होता है आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, या हिंदी में इसको कहते हैं आपका राजनीतिक एग्जीक्यूटिव। और एक होता है नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या गैर राजनीतिक को अस्थाई कार्यपालिका और नॉन पॉलिटिकल को, गैर राजनीतिक को स्थायी कार्यपालिका, इस नाम से भी पुकारते हैं। तो
जो अभी मैंने बताया आप लोगों को कि भारत में कार्यपालिका का गठन किनको लेकर हुआ, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल। तो ये जो तीनों हैं, इन तीनों को कहा जाता है पॉलिटिकल कार्यपालिका। क्यों? क्योंकि इनका जो चुनाव होता है वो राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है, अर्थात ये राजनीति के माध्यम से चुनकर आते हैं। हम लोग जानते हैं प्रधानमंत्री का चुनाव वोटिंग होता है, इसके पहले भी लोकसभा में पढ़े थे, वोटिंग होगा, वोटिंग होने के बाद उसका चुनाव लोकसभा के अंदर से हो रहा है। राष्ट्रपति का भी जो चुनाव हो रहा है वो भी आपका लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल के सदस्यों द्वारा हो रहा है, जो कि राजनीति के माध्यम से ही चुन के आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और उसके सदस्य। तो ये पॉलिटिकल होते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका होते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक कार्यपालिका जो होती है ये, इसको हम अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। अस्थायी का मतलब इंग्लिश में इसको कहेंगे आपका टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ये जो अस्थायी कार्यपालिका है, इसको अस्थायी क्यों कहेंगे? क्योंकि ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति भी 5 साल के लिए चुना जाता है, प्रधानमंत्री भी 5 साल के लिए चुना जाता है। उसके बाद वो फिर उनके पद से हटते हैं, फिर एक बार चुनाव होता है। तो इस तरीके से ये परमानेंट नहीं रहते हैं। आज कोई भारत का राष्ट्रपति है, कल को वो बदल सकता है, प्रधानमंत्री भी बदल सकता है, मंत्रिमंडल भी बदलेगा। तो इस प्रकार इस कार्यपालिका को, जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को लेकर जो कार्यपालिका बनी, इसको कहेंगे हम अस्थायी कार्यपालिका। और कार्यपालिका का भारत में दूसरा भाग है आपका नॉन पॉलिटिकल या गैर राजनीतिक कार्यपालिका, या हिंदी में और एक नाम है अस्थायी कार्यपालिका या परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ये क्या होता है भारत में? देखिएगा, मतलब हम ही लोगों में से, जनता में से ही विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से, जैसे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है, उन परीक्षाओं के माध्यम से हायर ऑफिसर्स चुने जाते हैं, उच्च पदाधिकारी चुने जाते हैं। जो लोग प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं, उनको शासन कार्य चलाने में मदद करते हैं, उनके लिए पॉलिसी बनाना, उनको विभिन्न तरीके के ज्ञान प्रोवाइड करना, वो करते हैं। तो जैसे आईएएस ऑफिसर होते हैं, फिर जाके आईपीएस होते हैं। तो विभिन्न तरीके के पदाधिकारी होते हैं, जो उच्च पदाधिकारी, उच्च से लेकर निम्न, वो भी इसमें आएंगे अस्थायी कार्यपालिका में। लेकिन ज़्यादातर हम चर्चा करते हैं कि जो उच्च पदाधिकारी होते हैं, जैसे सेक्रेटरी होता है, सचिव होता है, सचिव, डायरेक्टर, असिस्टेंट सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी। तो ये लोग जो होते हैं वो पॉलिटिकल जो कार्यपालिका होती है, पॉलिटिकल जो लोग होते हैं कार्यपालिका के, उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनको इंफॉर्मेशन या पॉलिसी मेकिंग में मदद करते हैं। इसलिए ये जो जॉब जिनका है, इनको भी हम लोग एग्जीक्यूटिव में ही रखते हैं। तो इस तरीके से भारत में एग्जीक्यूटिव के 2 भाग हुए। एक हो गया आपका पॉलिटिकल बट अस्थायी, टेम्पोररी, और दूसरा हुआ नॉन पॉलिटिकल। नॉन पॉलिटिकल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पॉलिटिक्स से चुनकर नहीं आते, इनकी नौकरी होती है। तो नॉन पॉलिटिकल या स्थायी कार्यपालिका। स्थायी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका परमानेंट जॉब है, एक निश्चित उम्र तक ये सेवा देंगे। ठीक है, लेकिन ये राजनीतिक जो होते हैं वो बदल जाते हैं, इनका कार्यकाल पूरा होते ही बदल जाते हैं, इसलिए ये आपका अस्थायी हुए। तो कार्यपालिका का ये 2 भाग हुआ भारतवर्ष में। ठीक है, तो इसी तरीके से कार्यपालिका, भारतीय सिस्टम से अगर कहीं पे भी गवर्नमेंट है, जब भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, तो जहाँ जहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था है वहाँ पर भी आपको कार्यपालिका के ये 2 भाग मिलेंगे। ठीक है, और एक बात है, जो नॉन पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, इनके लिए एक अलग टर्म यूज किया जाता है जिसको कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स या नौकरशाह। ठीक है, या सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स किसे कहेंगे या नौकरशाह? जो लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से आपका हायर ऑफिसर माने हायर पद पर आसीन होते हैं और सरकारी तंत्र को या सरकार को, जिसको सरकार हम जनरली समझते हैं, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, उनको विभिन्न तरीके के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और भी विभिन्न तरीके से मदद करने का काम करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं नौकरशाह या ब्यूरोक्रेट्स। तो ये जो स्थायी कार्यपालिका है, इसको हम और एक नाम से पुकार सकते हैं, नौकरशाह। और ये जो नौकरशाह के माध्यम से देश का शासन होता है, ठीक है, अगर ये नौकरशाह नहीं होते तो फिर शासन बड़ा मुश्किल होता। अब आप एक हिसाब से आप अंदाज़ा लगाइए कि मान लीजिए कोई मंत्री है, तो कार्यपालिका का सदस्य हुआ, अब वो मान लीजिए शिक्षा मंत्री बना है, तब वो मान लीजिए क्लास 12 तक ही पढ़ा लिखा हुआ है।
तब क्लास 12 तक पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति वो शिक्षा विभाग को कैसे संभालेगा? उससे संभव नहीं है। तो जो मंत्री होता है उसका एक सचिव भी होता है, शिक्षा सचिव। तो जो शिक्षा सचिव है वही है ब्यूरोक्रेट्स, वही है नौकरशाह, उसका जॉब है। तो वो सचिव का काम कर रहा है उसके विभाग में, तो वो उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसके इन्फॉर्मेशन से उसके दिमाग से ये मंत्री काम कर रहा है। तो अगर सोचो नौकरशाह नहीं होते तो मंत्रियों का क्या होता हमारे देश में, विशेष करके क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई क्राइटेरिया है ही नहीं मंत्री बनने की। वो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था आप लोगों को। तो यहाँ दो चीज़ हम लोग पढ़े, एक तो एग्जीक्यूटिव क्या है, कार्यपालिका क्या है, और दूसरा हम लोग पढ़े कि कार्यपालिका के भाग कितने होते हैं। तो दो भाग, पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल। अब दूसरा टॉपिक है इसी चैप्टर में कि कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। कार्यपालिका के प्रकार, कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, ये पूरे विश्व के लेवल पर, ठीक है। हम लोग किसी एक देश पर फोकस करके नहीं पढ़ रहे हैं, कार्यपालिका के प्रकार, ठीक है। तो हमें पूरे वर्ल्ड में जो भी जनतांत्रिक देश हैं उन देशों के, विभिन्न देशों का उदाहरण के साथ कार्यपालिका के प्रकार या कार्यपालिका का अर्थ या भाग वगैरह पढ़ना है। तो कार्यपालिका का प्रकार जो होता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं विश्व के विभिन्न देशों के उदाहरण के साथ। सबसे पहला अगर कार्यपालिका के प्रकार में हम देखें तो पावर के हिसाब से, शक्ति के हिसाब से कि किसके पास कैसी शक्ति है, उस शक्ति के आधार पर अगर देखेंगे तो कार्यपालिका आपकी दो तरह की हो जाएगी। एक कहलाती है नाम मात्र की कार्यपालिका, ठीक है, और दूसरा होता है आपका वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका। अब नाम मात्र की कार्यपालिका का और एक नाम है हिंदी में संवैधानिक प्रमुख, या हाँ ये हिंदी में और एक नाम है। इंग्लिश में इसको कहते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका को, इंग्लिश में बहुत सारा वर्ड यूज होता है इसके लिए, नॉमिनल हेड या टिटुलर हेड या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ये तीन नाम से इंग्लिश में हम इसको पुकारते हैं। और जो वास्तविक कार्यपालिका है इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल हेड, ठीक है। अब जानते हैं कि नाम मात्र की कार्यपालिका या संवैधानिक प्रमुख किसे कहा जाता है। तो भारत के उदाहरण से हम लोग समझते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका किसे कहते हैं। भारत में हम जानते हैं कि देश का जो अध्यक्ष होता है, मतलब देश का जो सुप्रीम है, वो है भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। और राष्ट्रपति के नाम से ही पूरे देश का शासन होता है। भारत का जो प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्रिमंडल है वो राष्ट्रपति के अंडर में काम करता है। संविधान के 53 नंबर धारा के अनुसार, अगर आप 53 नंबर धारा पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि भारत में कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में निहित है। तो कार्यपालिका की सारी शक्तियां मतलब कि कार्यपालिका से रिलेटेड जितने भी काम है वो करेगा, ठीक है। लेकिन फिर दूसरी तरफ आर्टिकल नंबर 74 में 74 नंबर धारा में कहा गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है, अर्थात प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, उसके सलाह से काम करेगा और वो उसके सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि भारत का राष्ट्रपति है तो संविधान में प्रमुख, हमारे संविधान में उसको प्रमुख बनाया गया, हेड बनाया गया, लेकिन 74 नंबर धारा में जो कह दिया गया कि उसको भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह मानकर ही चलनी पड़ेगी, अर्थात केंद्रीय मंत्रिमंडल जो भी सलाह देगा उसको वही करना होगा। तो वास्तव में, ठीक है, तो वास्तव में भारत में कार्यपालिका को चला कौन रहा है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। तो राष्ट्रपति जो है भले ही वो संविधान के हिसाब से प्रमुख है, लेकिन सारा काम कर रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो इस प्रकार भारत का राष्ट्रपति कहलाएगा नाम मात्र का प्रमुख या नाम मात्र का शासक या नॉमिनल हेड।
अब इसको अगर आपको और भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने ही घर के एग्जाम्पल से समझिए। आपके घर में दादाजी होंगे, पापा हैं, तो घर का सारा काम, अर्न करना, घर में सारे डिसीजन लेना, वो आपके पापा करते हैं। दादाजी बेचारे खटिया पकड़े हुए हैं, खटिया में है, उनसे अब होता नहीं है, ठीक है। लेकिन जब भी कोई गार्जियन के तौर पर पूछेगा कि आपके घर के गार्जियन कौन है, तो नाम आएगा आपके दादा का। शादी का कार्ड छपेगा तो देखिएगा नाम लिखा रहेगा दर्शनाभिलाषी, आपके दादा का नाम, पापा का नाम तो बाद में आएगा। तो दादाजी क्या है, कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन गार्जियन के तौर पे उन्हीं का नाम आएगा, ठीक है। तो ठीक वही स्थिति हमारे भारत के राष्ट्रपति की है कि वो संविधान ने उन्हें प्रमुख बनाया है, लेकिन वो करते कुछ नहीं है, जो करता केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। तो इस तरीके से नाम मात्र की कार्यपालिका का उदाहरण हो गया भारत के राष्ट्रपति। और दूसरा कार्यपालिका का जो दूसरा प्रकार था, पहले मैंने क्या बताया था, नाम मात्र का, और दूसरा मैंने बताया था वास्तविक में वो कार्यपालिका कि जहां पर संविधान का भी प्रमुख अध्यक्ष हो और सरकार का भी प्रमुख अध्यक्ष हो। कहने का मतलब कि संविधान ने भी उसको हेड बनाया है और वास्तव में वो शासन भी करता है, उसको कहते हैं वास्तविक कार्यपालिका। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति वहाँ प्रधानमंत्री नहीं होता है, ठीक है। अमेरिका का राष्ट्रपति वहाँ के संविधान के हिसाब से देश का बॉस है, अध्यक्ष है, साथ ही साथ वो सरकार का भी अध्यक्ष है। मतलब वो किसी की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो अपनी इच्छा से शासन करते। इच्छा मतलब संविधान जो है देश का या विधान पालिका वहाँ का जो कानून बना कर देती है, उस हिसाब से वो शासन करता है। तो अमेरिका का राष्ट्रपति हो गया आपका रियल हेड या वास्तविक कार्यपालिका का उदाहरण, ठीक है। हमारे देश में भी वास्तविक कार्यपालिका आपको दिखेगी प्रधानमंत्री के रूप में, कि नाम मात्र में या संविधान के हिसाब से बॉस तो राष्ट्रपति है, लेकिन जो सारा काम करता है वो प्रधानमंत्री करता है अपने मंत्रिमंडल के थ्रू से। तो भारत में अगर वास्तविक कार्यपालिका देखी जाए तो होगा हमारा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। लेकिन चूंकि कार्यपालिका का हेड अलग से बनाया गया है प्रेसिडेंट को, इसलिए हम उस हिसाब से देखेंगे तो भारत में जो कार्यपालिका है वो नॉमिनल कार्यपालिका है, ठीक है। तो कार्यपालिका का ये एक प्रकार हुआ। दूसरा कार्यपालिका को, ये तो शक्ति के आधार पर था, दूसरा है आपका संख्या के आधार पर, कि अगर कार्यपालिका की शक्ति एक आदमी के हाथ में हो, ठीक है, तो वो एक अलग तरह की कार्यपालिका हुई। और अगर कार्यपालिका की सारी शक्तियां एक से ज़्यादा लोगों के हाथों में हो तो एक अलग तरह की कार्यपालिका हुई। तो संख्या के हिसाब से कार्यपालिका जो होती है वो होती है, एक होता है एकल कार्यपालिका, एकल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, पूरा एकल। और दूसरा होता है बहुल, इसको प्लूरल, जो सिंगुलर प्लूरल आप लोग पढ़े हैं, एक वचन बहुवचन, उसी तरह से सिंगुलर और प्लूरल। एकल कार्यपालिका मैंने बताया अभी, शासन की शक्ति एक आदमी के हाथ में है, तो जैसे आपका अमेरिका का राष्ट्रपति, सारी शक्तियां उसके हाथ में है, ठीक है। तो वो हो गया सिंगल एग्जीक्यूटिव का उदाहरण, एकल कार्यपालिका का उदाहरण। दूसरा बहुल कार्यपालिका का सबसे अच्छा उदाहरण आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में 7 लोगों को लेकर एक फेडरल काउंसिल बनता है, उसमें 7 व्यक्ति उसके सदस्य होंगे, और ये सातों के सातों व्यक्ति समान पावर वाले होते हैं। अर्थात कि जो भी एक्ट करना है, जो भी लॉ एग्जीक्यूट करना है, ये सातों मिलकर करेंगे। कोई भी डिसीजन लेना है तो ये सातों मिलकर लेंगे, ठीक है। तो जहां पर कार्यपालिका की शक्ति एक से ज्यादा लोगों के हाथ में निहित हो, जैसे स्विट्जरलैंड में 7 लोगों के हाथ में निहित है, तो इसलिए स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है वो बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है, ठीक है। तो ये एक प्रकार हुआ संख्या के आधार पर। अब आइए तीसरा जो कार्यपालिका का प्रकार है वो है आपका निर्वाचन के आधार पर। जैसे एक होता है आपका निर्वाचित कार्यपालिका या इलेक्टेड, और दूसरा होता है हेरेडिटरी, इसको कहते हैं वंशानुगत या हेरेडिटरी। अब इसको समझिए अच्छी तरीके से। निर्वाचित कार्यपालिका किसे कहेंगे? जब
देश का जो प्रमुख है, जो बॉस है, वो चुन कर आए, ठीक है, जिसका चुनाव हो, चुनाव से वो आए एक निश्चित टर्म के लिए, एक निश्चित काल के लिए, फिर बाद में चुनाव हो तो वो लड़ सकता है या नहीं भी लड़ सकता है, फिर से वो मतलब देश का प्रमुख बन सकता है, वो बात की बात है, लेकिन उसको चुन कर आना होगा। तो जहां पर कार्यपालिका का अध्यक्ष चुन कर आता है, चुनाव से आता है, उस कार्यपालिका को कहते हैं निर्वाचित कार्यपालिका। जैसे भारत में देख लीजिए, भारत का राष्ट्रपति चुन कर आता है, ठीक है। दूसरा है वंशानुगत कार्यपालिका, हेरेडिटरी। इंग्लैंड में, जापान में, वहाँ देश का अध्यक्ष होता है राजा या रानी। इंग्लैंड का ही ले लीजिए, राजा या रानी वहाँ देश का अध्यक्ष है या संविधान का प्रमुख है, और उनका जो पद है वो निर्वाचित नहीं है, बल्कि वंश परंपरा के आधार पर चलता है। जो अभी राजा होगा, अभी तो फिलहाल रानी है, तो रानी के बाद उनका जो उत्तराधिकारी होगा वो वहाँ का राजा बनेगा। इस तरीके से वहाँ की जो कार्यपालिका है वो क्या है, वंशानुगत है, ठीक है। तो चुनाव के आधार पर भी कार्यपालिका कितने प्रकार की हुई, 2। एक हो गया आपका निर्वाचित, इलेक्टेड, और एक हो गया वंशानुगत, ठीक है। और एक अलग से मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को कार्यपालिका के प्रकार में, यही 3 आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम में क्वेश्चन इन 3 से आएंगे। और एक आपको बता दूं अलग से फॉर नॉलेज, ये जान के रखिए कि और एक कार्यपालिका होती है शासन के ढांचा के हिसाब से। जैसे आप लोगों को पहले हम पढ़ाए थे कि विश्व में जो जनतांत्रिक सरकारें हैं वो 2 प्रकार की होती है। कहीं पर संसदीय शासन व्यवस्था होती है, कहीं पर अध्यक्षात्मक होती है। संसदीय शासन व्यवस्था में आपका ये प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है जैसे हमारे देश का, ठीक है। अध्यक्षात्मक शासन में जैसे अमेरिका में, वहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, देश का जो अध्यक्ष है वो देश का शासन करता है। तो उस हिसाब से कार्यपालिका को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। संसदीय कार्यपालिका, हमारे देश की जो कार्यपालिका वो कैसी हो जाएगी, संसदीय कार्यपालिका, और अमेरिका की जो कार्यपालिका है वो हो जाएगी आपकी अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। ये थोड़ा एक्स्ट्रा था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कार्यपालिका के संबंध में जो है टॉपिक प्राय कवर हो गया इसमें, ठीक है। आप लोगों के एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक कवर हुआ है। तो आज हम लोग इसको यहीं एंड करते हैं। इसके बाद अब हम लोग अगला पढ़ेंगे, तीसरा सरकार के अंग में पहला था कार्यपालिका, विधानपालिका पढ़ें, फिर कार्यपालिका पढ़ें, इसके बाद हम लोग बचा न्यायपालिका। तो अगला वीडियो मैं आप लोगों के लिए न्यायपालिका का बना दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। और जो चैनल में न्यू है वो चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो उनको आगे के जो भी वीडियो मिलेंगे वो वीडियो उनको मिलते रहेंगे, मतलब इससे रिलेटेड। ऐसे तो बहुत सारे वीडियोस हमारे अपलोड हुए हैं, लेकिन इससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन दबा कर रखिए, तो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।